हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली द हिंदू करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी और तमाम टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तमाम उन बच्चों को जो कल यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा हुई सन 2023 की, उन सभी बच्चों को तमाम बहुत बहुत बधाइयाँ जो लोग परीक्षा में शामिल हुए थे, और उन लोगों को विशेषकर बधाई है जो लोग इसके लिए अपीयर होना चाहते हैं सन 2024 में। तो फ्रेंड्स, आप लोग अब जिनका प्रीलिम्स देने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर कैसा गया है कैसा नहीं गया है, तो वो लोग अपने मेंस की तैयारी पे जुटें। मेंस में क्या है क्या नहीं है उसके सिलेबस को लें, और जिन लोगों को अगले ईयर्स प्रीलिम्स में बैठना है वो लोग अपने अपने जो है जितना भी सिलेबस है, जिस हिसाब से उनका व्यू है, वो लेकर के बैठें, एक उचित गाइडेंस में बैठें, ताकि कम समय में मैक्सिमम गेन कर सकें। और जिन लोगों का प्रीलिम्स का पेपर बेस्ट नहीं हुआ है वो लोग पुनः अपने प्रयास पर आएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिस इज़ अ बिग डे, बहुत बड़ा दिन है। और दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि कल हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जो कि आज न्यूज़ में है। और यह संसद भवन के विषय में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, आज भी पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने अपने आर्टिकल पर चलते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ G7 का इम्पोर्टेंस है, G7 क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ उसके विषय में यहाँ पर हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। ये आर्टिकल आप देखिए, यहाँ पर आपको आर्टिकल के विशेष रूप में बताया गया है, जहाँ पर लिखा गया है हिरोशिमा जापान्स मूवमेंट टू रेनफोर्स पार्टनरशिप। ये आप देख रहे होंगे आपके सामने जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल, हिरोशिमा जापान मूवमेंट टू रेनफोर्स पार्टनरशिप। इस तरीके का जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल पूरा का पूरा जापान के जो भी जी सम्मेलन हुआ उसकी कथा को व्याप्त करता है। उसकी कथा का मतलब ये हुआ कि उसके पूरे के पूरे जो है उसके बारे में बताता है कि कैसे क्या हुआ कैसे नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी चीज़ कि फ्रेंड्स, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप उसको किस रूप में देखते हो किस रूप में नहीं देखते हो, यह यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं। और जो क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनेगा वो ये है, भारत के संदर्भ में जो हाल ही में G7 आयोजित किया गया, होस्ट किया गया जापान के हिरोशिमा शहर में, और जापान के द्वारा इसे आयोजित किया गया था, इसके महत्व को कह रहे हैं कि इसके महत्व पर आप टिप्पणी दीजिए कि यह किस तरीके से भारत को जो है बहुत ही किस तरीके से भारत के लिए यह इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, जो घटना है वो है G7 का आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया 2008 के बाद से। यह एक बहुत ही बेहतरीन अवसर था कि जब जापान में, और वो भी एक ऐसे शहर में जहां पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराने से पूरा का पूरा जो जापान है वो तहस नहस हो गया था। तो ऐसे सिटी में G7, वो भी अमेरिका की प्रेजेंट में बुलाना बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और यह सन 2008 के बाद में टोक्यो में पहली बार हुआ है कि जी सम्मेलन जापान के द्वारा बुला करके आयोजित किया गया। अब यहाँ पर हर्षवी पंत महोदय साहब बहुत ही बेहतरीन विश्लेषक हैं, खासकर पॉलिटिकल इशू को लेकर के, आईआर को लेकर के उनका लेख जो होता है बहुत ही काबिल तारीफ़ होता है। तो आप उनके लेख को पढ़ा करिए। अब यहाँ पर देखिए, G7 से अलग जो वैश्विक चुनौती है, वैश्विक चुनौती क्या क्या है। वैश्विक चुनौती जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि अभी कहीं भी इंडलेस नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं उसका समापन होने को नहीं है। परमाणु प्रसार का खतरा हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वार ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इसका जो थ्रेट है वो एक उसकी झलक दिखाई दे रही है। संवेदनशील प्रौद्योगिकी का प्रभाव, संवेदनशील प्रौद्योगिकी का प्रभाव का मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी से ही अंतरिक्ष में दूसरे देशों के ग्रहों को कैप्चर करना, दूसरे देशों के ऊपर निगरानी रखना, ये सब टेक्नोलॉजी। विनिमय, जो मुद्रा विनिमय होती है वर्तमान समय में, जो इकोनॉमिक ट्रेड को लेकर के चल रही है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट क्या है। इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक जो अस्थिरता आ रही है ट्रेड को लेकर के, हर मोर्चे पर जो व्यापार को लेकर के आर्थिक सुरक्षा की बात की जाती है। अस्थिर आपूर्ति
श्रृंखला यानी कि जो चेन सप्लाई है किसी एक कंट्री के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से तमाम जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो अलग बात हैं, उसका जो वैश्विक व्यू है वो अलग है। लेकिन जो समिट एजेंडा है यानी कि जापान का, वो समिट एजेंडा क्या है जापान के संदर्भ में, यह हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए समिट एजेंडा क्या है जो अभी G7 समिट आयोजित किया गया है, वो है एक्सपेंसिव एंड एम्बिटियस, यानी कि जो G7 का समिट था वो विस्तार पूर्वक और बहुत महत्वाकांक्षी समिट था। वो G7 सदस्यों के लिए एक इम्परेटिव था, अनिवार्य था, और जिसका नेतृत्व जो है जापान के द्वारा किया गया। इसका जो अप्रोच है वो ये है कि जो बहुत अत्यधिक जो ग्लोबल इशू हैं, मोस्ट प्रेसिंग जो ग्लोबल इशू हैं, उसको मजबूत करने के जो साधन हैं उसके आसपास ये लोग अपना जो सेंट्रल व्यू है, जो अपना दृष्टिकोण है, कैसे मोस्ट प्रेसिंग जो ग्लोबल इशू है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके साधनों को कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा भारत प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक, यहाँ पर भारत प्रशांत लिखा हुआ है, इसका मतलब इंडो पैसिफिक के जो जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य हैं, जैसे नेविगेशन को लेकर के यानी कि उसके नौचलन को लेकर के, वहाँ वार्तालाप को लेकर के, कोलाबोरेशन यानी उसमें जितने भी कंट्री हैं उसके आसपास के जितने कंट्री हैं उनमें आपस में आम सहमति के साथ सहयोग को इनेबल करना है, उन सबकी आवश्यकताओं से प्रेरित उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी आवश्यकताओं के साथ साथ उनके जो कार्यात्मक हैं उसको एक जंक्शन के रूप में कार्य कर सकें, इस हिसाब से ये जो इंडो पैसिफिक का एरिया है उसको इस हिसाब से इनेबल करना है, इस हिसाब से क्रिएट करना है। और इसके साथ साथ उसके आसपास के जितने आवश्यक वाले देश हैं, जो देश उसमें जुड़ना चाहते हैं, जो देश उससे कोई लाभ लेना चाहते हैं, उस पर इनका फोकस था। ये जो जी समिट एजेंडा था अभी जो हुआ है। अब बात आती है कि जापान के लिए ये जो G7 कंट्री है, जापान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, आखिर जापान के लिए ही इसका जो है क्यों इतना ज़्यादा जापान के ऊपर फोकस किया गया। तो बात जो निकल कर के आती है वो बात क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। जो जापान के लिए जो चुनौती है फ्रेंड्स, वो जापान के लिए क्या चुनौती है कि पहली चीज़ की जो इशूज़ हैं, जो एक सेकेंड, जो इशू हैं, और कौन से इशू, पहली चीज़ की रूस की आक्रामकता। चाइना जो है लगातार सैन्य और परमाणु आधुनिकीकरण कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है इस चीज़ को भलीभांति जानता है कि अमेरिका को कैसे काउंटर करना है, कैसे नहीं काउंटर करना है, और वह इसके लिए लगातार जो है अपना जो रूटीन है उसको चेंज कर रहा है, यानी कि एक तरीके से मिलिट्री कारपोरेशन कर रहा है, मिलिट्री के रूप में उसको लेकर के चल रहा है। दूसरा जो है रूस की आक्रामकता, चाइना का जो सैन्य और परमाणु आधुनिकीकरण है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। चाइना ताइवान के ऊपर सैन्य दबाव बना रहा है। नॉर्थ कोरिया तेज़ी से अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसको बढ़ा रहा है, जो परमाणु मिसाइलें हैं लगातार उसका जो है प्रक्षेपण करता है, लेकिन वो परमाणु मिसाइलें किसके लिए ख़तरनाक हैं, और इसके साथ साथ वो जापान के ऊपर जो है धमकी भी देता है, जापान को जो है उसको धमकी देते हुए थ्रेट करता है कि हम परमाणु मिसाइल के ऊपर ख़तरा कर देंगे। तो इस तरीके से जो ये सब इश्यूज़ हैं ग्लोबल, जो ये सब क्षेत्रीय जो इशू हैं वो कहीं न कहीं ग्रेट सिग्निफिकेंस देते हैं इंडिया जो इंडो पैसिफिक है और जापान के लिए विशेष रूप से। और जापान के लिए क्योंकि जो जापान की जो भौगोलिक स्थिति है, पहली चीज़ कि वो चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया के करीब है, उसकी जो भौगोलिक कंडीशंस है, उसकी जो सीमा मिलती है, वो सीमा किसके द्वारा, चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया के जो देश हैं उनसे कहीं न कहीं वो सीमा मैच करती है। अब फिर सिक्योरिटी को लेकर के अगर बात की जाए, यानी कि जो जापान के द्वारा सिक्योरिटी की बात की जाती है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ की जो शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के द्वारा बात की गई वो ये कि साइंस टेक्नोलॉजी में सहयोग की मांग की गई।
कि साइंस टेक्नोलॉजी में जो है आप हमारा सहयोग करिए, इस तरीके से उनकी मांग की गई। सिक्योरिटी को लेकर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा था वो इस समिट में उछाला गया। यूक्रेन युद्ध का जो प्रभाव पड़ता है वो जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर बेहतरीन ढंग से उसको देखने को मिला। और क्यों देखने को मिला? क्योंकि जापान ने इस सेक्टर्स में, यानी कि अपनी जो सैन्य कैपेबिलिटी होती है उसमें उसमें जो है उसको सुधार करने के दृष्टिकोण से देखा। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक तरीके से। यहाँ पर और जापान द्वारा अपनी जो सुरक्षा रणनीति में बदलाव करने की बात की गई। और कौन सी सुरक्षा? उसके रक्षा बजट में वृद्धि की गई, नए हथियार शामिल करने की योजना बनाई गई। और ये जो उसकी सुरक्षा है, इस सुरक्षा को वाशिंगटन और सियोल के साथ जो है साझा किया गया। पूर्वोत्तर एशिया के जो सुरक्षा ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए अमेरिका का प्रयास किया गया। यानी कुल मिलाकर के इस तरीके से जो है जापान के द्वारा पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने जो एक तरीके से सिक्योरिटी इशू जो होता है, सिक्योरिटी इशू को लेकर के बात की गई। वो ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि चाइना लगातार सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, मिलिट्री फोर्सेस को बढ़ा रहा है। दूसरा कि पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में वो अपनी जो करतूत है उसमें भी वृद्धि कर रहा है। एक तरीके से शक्तिशाली रूप में वो उपस्थित होना चाहता है। नॉर्थ कोरिया लगातार परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, और वो जो परमाणु मिसाइल का परीक्षण करता है वो सीधा इस तरीके से करता है कि जापान को क्रॉस करते हुए सीधा जाके वहाँ पर जो सागर है उसमें जा कर के गिरे। और इससे जापान जो है हर समय दहशत की स्थिति में गिरता है, क्योंकि मिसाइल अगर टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई या किसी तरीके से कोई भी तकनीक कमी आई तो जापान पूरा का पूरा साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से लगातार जैसे चाइना और नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो कुछ भी परिवर्तन किया जाता है अपनी शक्ति को लेकर के, वो जापान के लिए कहीं न कहीं थ्रेट क्रिएट करता है। जापान को जो है अपने रक्षा बजट और नए हथियार शामिल करने की योजना, ये दोनों भारी मात्रा में उसमें वृद्धि करनी पड़ी। अब इसके साथ साथ नई दिल्ली और टोक्यो, ये जो नई दिल्ली और टोक्यो का पार्टनरशिप है, अब ये कहाँ पे आके टिकता है? यानी कि कुल मिलाकर के जो दिल्ली और ये जापान हैं, ये अपने लिए कौन सी साझेदारी किए हैं, ये समिट में क्या निकल कर के आया? अभी हाल ही में रेगुलर तरीके से इंडिया और जापान के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और जापान में, ये भी देखने को मिला। जापान जो है साउथ एशियन जो रीजन है, जहाँ दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के रूप में शामिल है, अर्थात वह इन कई सारे जो वहाँ पर बुनियादी ढांचे के रूप में हैं उसमें जो है वो शामिल होकर के उनका डेवलप कर रहा है। और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया जापान का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो सहयोग है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल है तीसरे देशों के रूप में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इंडिया और जापान, ये दोनों हैं। और ये अपनी जो साझेदारी है, यानी कि जो अपना इनका इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि 21वीं शताब्दी के लिए इनका जो चुनौती है, 21वीं शताब्दी में जो चुनौती है उनका सामना करने के लिए ये दोनों देश कैसे लीड करते हैं, यानी कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इंडो पैसिफिक जो कंट्री है, इंडो पैसिफिक कंट्री में यानी कि जो नियम आधारित आदेश है, ये दोनों जो कंट्री हैं जापान और इंडिया, ये दो सिद्धांतों पर निकल कर के आ रहे हैं। इंडो पैसिफिक कंट्री में, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या? नियम आधारित आदेश का संरक्षण, अर्थात जो भी आदेश हैं वो एक तरीके से नियम आधारित हों, वो एक ऐसे नियम हों जिसको हर कंट्री जो है फॉलो करे, और उस नियम से किसी की जो संप्रभुता है, जो ये तमाम जो इकाइयां हैं वो बंद ना हो। दूसरा, और यहाँ पर जो
क्षेत्रीय व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात क्षेत्रीय व्यवस्था को जो बदलने का प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? चाइना के द्वारा। और ये चाइना जो है इस तरीके से अपना कार्यक्रम करता रहता है, यानी कि किसी के क्षेत्र में घुस जाना और घुस करके उसको एब्डक्ट करना उस पर, और एब्डक्ट करने के बाद उस पर सीधे तरीके से अपनी दावेदारी को ठोकना। तो इस तरीके से इनके द्वारा कहीं न कहीं ये भूमिका अपनाई जा रही है। तो इसका जापान और इंडिया के द्वारा विरोध किया गया कि दोनों जो क्षेत्रीय व्यवस्था परिवर्तित की जा रही है, यानी कि चाइना के द्वारा दक्षिणी चीन और पूर्वी चीन सागर में, और रसिया के द्वारा जो यूक्रेन में की जा रही है, ये ठीक नहीं है, इसका हम एक तरफ़ा विरोध करते हैं। और इंडिया जापान ने इसे रूस और चीन के संदर्भ में दोहराया भी। इस क्षेत्र में जो कूटनीतिक शक्ति है, यानी कि जो कूटनीतिक पावर होनी चाहिए, वो इंडिया जापान के बीच घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध है। यानी कि इंडिया और जापान किस तरीके से इस सेक्टर्स में अपना अपना जो रिजिम है वो लेकर के चल रहे हैं, कैसे कूटनीतिक के माध्यम से उसको अपना पूरा वहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं। अब यहाँ पर जापानी प्रधानमंत्री फ्यूमो काशिदा की बात आती है कि जो इसके पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनकी जो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी जापान को लेकर के, एक पूरे विश्व समुदाय के साथ खड़े होना, तरह तरह की रणनीतिक साझेदारी करना, ठीक वही विरासत प्रेजेंट टाइम में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं फ्यूमो किशिदा वो लेकर के चल रहे हैं, और वो शिंजो अबे की विरासत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। समिट में जैसे जापान ने जो समिट किया G7 का, उसमें बहुत सारे कंट्री को बुलाया था, जैसे वियतनाम, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, US, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब दिखे और सब के सब आए। तो ये एक तरीके से जापान की कहीं न कहीं भागीदारी या विश्वसनीयता के प्रति, उस जापान के प्रति अपनी विश्वसनीयता को प्रकट करता है। दूसरा, जापान ने अपनी जो रणनीति है, जो साझेदारी है, वो US और अन्य देशों के साथ लगातार उसमें वृद्धि कर रहे हैं, लगातार उसको लेकर के चल रहे हैं। जो वैश्विक प्रेजेंटेशन है जापान की, वो सामने निकल कर के आ रही है। जो राजनयिक साझेदारी है उसको डेवलप्ड किया जा रहा है। एक तरीके से जापान को फिर से उभारने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अर्थात जापान जो है पहले कैसे था, अब वो फिर से एक तरीके से उभर करके सामने आ रहा है, तो उसको इस तरीके से उभरने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसी के साथ दूसरा आर्टिकल आया है फ्रेंड्स, और दूसरा आर्टिकल क्या है वो ज़रा देखिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर वाला आर्टिकल, और वो आर्टिकल है ये वाला। वैसे तो ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस है भी, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसकी इम्पॉर्टेंस इस बात में है क्योंकि इसने चीन, अमेरिका और इंडिया तीनों को लेकर के चल रहा है, और तीन की तीनों चीज़ें आपस में लेकर के निकल रही हैं, आपस में लेकर के चल रही हैं। तो अब इसमें इंडिया का कितना प्रॉफिट है, कितना नहीं, यानी कि एक तरीके से ये जो है US और चाइना के मध्य जो भी ट्रेड वार हो रहा है, जो भी मिलिट्री वार हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको लिखा है। फिर G7 मीटिंग से क्या प्रॉफिट हुआ, US कहाँ पर है, कैसे ट्रेड वार से मिलिट्री वार में चेंज हो रहा है वर्ल्ड, और फिर उससे इंडिया को क्या लाभ है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने आर्टिकल पर चलते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये आर्टिकल एक तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या कह रहा है, चाइना बनाम अमेरिका और US, ये देखिए चाइना बनाम अमेरिका, और फिर उसके साथ साथ US भी है, इंडिया भी है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या है कि चाइना पिछले कुछ दिनों से चाइना और अमेरिका में खींचातानी चल रही है। अमेरिका जो है बार बार चाइना के अगेंस्ट में जाता है, और चाइना अमेरिका का खुल करके वैश्विक मंचों के सामने इंसल्ट करता है, उसकी जो है उसके अगेंस्ट में रहता है। तो एक तरीके से चाइना के लिए बहुत ही आप कह सकते हो कि पावरफुल कंट्री के रूप में इमरजेंस हुआ है, उभर करके आ रहा है। और दोनों मोर्चों पर, एक मोर्चे पर इकोनॉमी, दूसरे पर मिलिट्री, दोनों तरीके से वो उभर करके आ रहा है। अब क्या है कि यहाँ जो आर्टिकल कह रहा है वो है कि चाइना और US के मध्य जो है आमने सामने की जो लड़ाई है
वो तेज़ हो रही है, और ये कहीं न कहीं एक तरीके से खतरे की घंटी है उन दोनों के लिए भी और हर एक के लिए भी। और हुआ क्या कि 2000 इसकी जो शुरुआत है वो 2018 में व्यापार युद्ध के साथ हुआ था, ट्रेड वार के साथ हुआ था। और वैसे भी आप कोई भी घटना देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में या वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कोई भी अगर युद्ध हुआ है तो वो ट्रेड को लेकर के हुआ है अभी तक। तो जो अमेरिका है वो उसने क्या काम किया कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा कठोर तकनीक से चीन को रोकने के लिए तरीके से अमेरिका के द्वारा उपाय किए गए। जैसे उसको जो टेक्नोलॉजी होती है उसको देने से इनकार कर दिया गया, और पहले तो टेक्नोलॉजी देने से जो इनकार किया गया उस टेक्नोलॉजी का परिवर्तन उसने शासन में कर दिया। यानी कि हम आपको तकनीक नहीं देंगे, और तकनीक न दे करके अब शासन के द्वारा सीधा कहा जा रहा है कि उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है सीधा सीधा। और चाइना के जो मिलिट्री इंटरप्राइज़ है, जो सैन्य उद्यम है, उसको रोकने के लिए इंडो पैसिफिक एरिया में अमेरिका के द्वारा बहुत कड़े कदम उठाए गए हैं। और चाइना को जो अमेरिका है वो आगे बढ़ने से रोका जाता है। इसकी जो झलक थी, यानी कि इसकी जो बात थी, वो कहाँ पर देखने को मिली? वो सीधा सीधा मिली जीएस समिट में भी देखने को मिली, जिसमें जो संयुक्त पश्चिम कंट्री हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं और जापान, इनका दृष्टिकोण सीधे चीन पर रखा गया, इनका कंडेम किया गया। यानी चाइना का जो है इकोनॉमिक सहमति पर, इकोनॉमिक एकजुटता पर, मिलिट्री जो सैन्यवाद होता है उस पर इनका जो है निंदा किया गया, यानी कि चाइना को। और एक तरीके से G7 कंट्रियों के द्वारा एक न्यू इकोनॉमिक ग्रुप क्रिएट किया गया, जिसमें चीन की जो शत्रुतापूर्ण आर्थिक कार्रवाइयों से निपटने के लिए इस जो ग्रुप बनाया गया वो इसी तरीके से। और चीन की जो शत्रुतापूर्ण आर्थिक कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे अपनी मुद्रा का जो मूल्य है उसको घटाते बढ़ाते रहना, ट्रेड व्यापार पर कब्जा करने के लिए जो प्रोडक्ट हैं उसको कम लागत पर दूसरे कंट्री में बेचना, दूसरे कंट्री के मार्केट को एबडिक्ट करने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है उसको कम दाम पर बेचना, अपने उद्योगों को संरक्षित करने के लिए टैरिफ को बढ़ा देना। तो इस तरीके की जो आर्थिक कार्रवाइयाँ होती हैं उसके आधार पर ये जो है बहुत ही तेज़ी से इस तरीके से ग्रुप बन करके G7 में आया। और फिर जो यहाँ पर जो सुरक्षा के मुद्दे पर जो G7 कंट्री इकट्ठा हुए, उनका कहना था कि सुरक्षा के मुद्दे पर जो चीन को जो किया जा रहा है, सभी आउटबाउंड में जो निवेश किया जा रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए सब एक साथ आए हैं, और एक साथ तो उस पर ये एक साथ आ करके जो चीन के अंदर जो चीन को आउटबाउंड निवेश किया गया उसकी सब समीक्षा की। ये बहुत ही कठोर एक तरीके से उपाय था। और इस पर जब जी समिट सम्मेलन हो गया, एक तरीके से वो ख़त्म हुआ, तो उस पर निकल करके भी आया था कि जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने सीधा कहा है कि हम चीन के साथ स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, चीन के साथ हम एक तरीके से हमारे जो रिलेशंस हैं हम चीन के साथ चलना चाहते हैं, और इस रिश्ते में एक तरीके से बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ पिघलने का मतलब है कि जल्द ही जो एग्रेशन है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है, यह हट करके एक नॉर्मल प्रैक्टिस की तरह आ जाएगा। लेकिन एक इस तरीके से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस तरीके से जो है कुछ भी दोनों कंट्रियों के द्वारा अभी तक बहरहाल देखने को नहीं मिला है कि इस तरीके से कोई घटना हो रही है, इस तरीके से दोनों कंट्री आपस में एकजुट होकर के आपस में एक तरीके से सहयोग कर सके, कंट्रीब्यूशन कर सकें। और फिर इसमें जो बात कही गई वो ये कि जो मिस्टर बिडेन है, यानी कि यहाँ तक तो अमेरिका के द्वारा बात कही जा रही है। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला पार्ट 2018 में जो व्यापार युद्ध के जो शुरुआत हुआ था, यानी कि एक तरीके से जो व्यापार युद्ध हुआ था 2018 में, वो क्या था कि एक तरफ अमेरिका कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि हम चीन के साथ जो है अपना जो युद्ध का प्रोग्राम है उसको एक तरीके से जो ट्रेड वार हो रहा है उसको हम नॉर्मल लेवल पर लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ जो चाइना और यूएस हैं, ये दोनों कंट्री पूरे वर्ल्ड में पावर और उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, नई नई मिलिट्री पावर्स उसका इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी कि जो वर्ल्ड पर अपने कब्जे की बात होती है, वर्ल्ड पर जो एक दबदबा कायम करने की बात हो रही है, कि दोनों कंट्रियों में से कहीं भी कम नहीं किया जा रहा है। और प्रौद्योगिकी पर जो प्रतिस्पर्धा है वो संघर्ष की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जो इनकी असुरक्षा, जो टेक्नोलॉजी की जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं उनकी जो असुरक्षा है वो सैन्य और परमाणु उपकरणों को सामने लेकर के आती है। तो इस तरीके से बोलना कुछ, करना कुछ और उस तरीके से उसको लेकर के आना कुछ, ये अलग अलग बातें हैं। और फिर जो मिस्टर बिडेन है यानी जो बिडेन है वो यूएस का जो आधिपत्य पहले की तरह था उसको फिर से लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो नई यूएस रणनीति है उसको रेखांकित करते हैं कि जो पुरानी वाली इकॉनमी थी, जो फ्री ट्रेड यानी कि फ्री मार्केट पर बेस्ड थी, उसको हम लेकर के आए हैं। और इस चाइना को इस उम्मीद के साथ हम जो है उसको गले लगा रहे हैं कि उस वह समय के साथ जो अमेरिकी नेतृत्व वाली जो उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें चाइना आने वाले समय में एकीकृत हो जाएगा। लेकिन चाइना क्या है? चाइना एक चालाक कंट्री है, वो यूएस के रग रग से वाकिफ है। उसने सीधा कह दिया कि भाई हम जो है इस तरीके से आपके झांसे में नहीं आएंगे और न ही मानते हैं इस तरीके से। तो चाइना के लिए इस तरीके से नहीं किया गया। फिर चाइना के लिए टेक्नोलॉजी का मना करना, यानी कि चाइना जो उभर करके आया, चाइना के लिए टेक्नोलॉजी देना एक पहलू हो सकता है, टेक्नोलॉजी देने से मना करना एक पहलू हो सकता है। दूसरा, संरक्षणवाद और राज्य सब्सिडी के आधार पर नई औद्योगिकी की नीति के द्वारा आम सहमति, यानी कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें स्टेट द्वारा सब्सिडी दी जाती है। दूसरा, अपने उद्योगों को संरक्षण करने के लिए टैरिफ जो लगाया जाता है उस पर आम सहमति। तीसरा, यूएस अपनी इकॉनमी को जोखिम मुक्त करना चाहता है और जोखिम से मुक्त और विविधतापूर्ण बनाना चाहता है और तकनीक को भी सुरक्षा चाहता है। अब ये राइटर कह रहे हैं कि जो यूएस है वो उसका जो एम है वो स्पष्ट नहीं है। वो क्या स्पष्ट नहीं है कि कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कुछ चाइना को रोकना चाहता है और कुछ कह रहे हैं कि चाइना पर जो नियंत्रण है अगर वो लगाया गया तो उसका जो डेवलप है धीमा हो सकता है, किंतु जो उसको विकसित करने की जो वो विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है उस पर आपको रोकना जो है ये असंभव है। आप उसको जो है रोक नहीं सकते हो। और क्यों नहीं रोक सकते हो? क्योंकि यूएस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओगे? प्रतिबंध लगाओगे। और प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध ये है कि जो रूसी अनुभव से इन लोगों ने क्या किया कि इसी तरीके से रसिया को रोकने के लिए उस पर तमाम सेक्शंस लगाएं और उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। तो इन लोगों का कहना है कि रूसी प्रतिबंधों से सीधा लगता है कि इस पर जो प्रतिबंध लगाना वो आसान नहीं है। और 600 से अधिक इन लोगों ने क्या काम किया कि 600 से अधिक चीनी संस्थाओं पर अमेरिकी जो निर्यात करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और बीजिंग की डील और इस पर प्रतिबंध लगाने का जो आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया वो आया कि बीजिंग का जो डी रिस्किंग और रोकथाम, यानी कि जो एक तरीके से मुक्त मार्केट बनाना, अमेरिका को किसी रिस्क से इकोनॉमी को कोई भी रिस्क से मुक्त करना और जो चाइना को रोकथाम की पॉलिसी है उसके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। और इसका जो तत्काल रिस्पांस मिला वो G7 में भी मिला कि तत्काल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जो लेन देन होता है, जो बाई होती है माइक्रोन खरीदने की, उसको बंद कर दिया जाए। और जापानी जो राजदूत हैं उसको बीजिंग में उसकी विज्ञप्ति जारी की गई और विज्ञप्ति में जापानी राजदूत को बताया गया कि वो इसके लिए तैयार रहें इसको व्यक्त करने के लिए। और इसी बीच जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रॉन साहब, उनका जो कहना है कि अमेरिका का कोई भी जो कंट्री है वर्ल्ड की, अमेरिका के जागीरदार नहीं है। यानी कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड की वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुक सकती। शुरू में क्या हुआ था, जब यूरोप आगे बढ़ रहा था अपनी इकॉनमी को मुक्त करने की दिशा में, डेवलप्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा अमेरिका का। और अमेरिका अपनी पॉलिसी के तहत उनकी इकोनॉमी को लेकर के चलने लगा। तो इस तरीके से बहुत ही मुश्किल से वो लोग कंट्री जो यूरोपियन कंट्री वो बाहर निकल करके आई। क्योंकि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उसी परिप्रेक्ष्य में सीधा कर रहे हैं कि अमेरिका के जागीरदार राज्य होने से इनकार कर दिए। और इस तरीके से उनके द्वारा इस तरीके से इनकार किया जाना
यूरोप और दक्षिण कोरिया के जो देश हैं उनके लिए चिंता है। और यूएस जो है अमेरिका में खुद भी बाइडेन की रणनीति का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नेमेडिया के जो चीफ हैं उन्होंने सीधा चेतावनी दिया। और क्या चेतावनी दिया कि जो यूएस की टेक्नोलॉजी है, यूएस की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, उसको चिप्स की लड़ाई में भारी खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के द्वारा यूएस की तो 1/3 जो मार्केट है वो कैप्चर कर ली गई है। 1/3 मार्केट को उसने बना दिया है अपने लिए। और जो घटक के स्रोत हैं, जो अपने प्रोडक्ट हैं, उनके लिए अंतिम बाज़ार इस तरीके से चाइना को दोनों से प्रतिस्थापित करना असंभव होगा। यानी कि जो चाइना द्वारा अमेरिका के अंदर जो मार्केट 1/3 बना दिया गया है, और जो चाइना के प्रोडक्ट हैं लागत से कम दाम पर थोड़ा अधिक टिकाऊ, भारत में कम टिकाऊ, अपनी अपनी पॉलिसी अलग अलग जगह पर यूज करता है। तो इस तरीके से दो के दोनों जगहों से, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में भी और अंतिम बाज़ार के रूप में भी, उनको प्रतिस्थापित करना इम्पॉसिबल है। और जो 1 दर्जन से अधिक माइक्रोन जैसी जो कंपनी है वो अपने राजस्व का 25 से 50% चाइना से ही कवर करता है, चाइना से ही प्राप्त करता है। अब यूएस की पॉलिसी क्या है? यूएस कहता है कि चाइना जो है वो हमारी शर्तों पर चले। मतलब चाइना को तो गले लगाना चाहता है, लेकिन वही है कि भाई हम तुमको अपनी शर्त पर लेकर चलेंगे। और कोई भी स्वतंत्र देश, संप्रभु देश, चालाक देश, मजबूत देश क्यों चाहेगा हम तुम्हारी शर्तों पर चले? उसकी अपनी पॉलिसी है। फिर चाइना द्वारा इसका सीधी सी बात है स्वाभाविक रूप से विरोध किया गया। चाइना टेक्नोलॉजी और सेना में क्या हासिल कर सकता है, इसकी सीमा का जो निर्धारण है वो निर्धारण करना, डिफाइन करना कठिन है। और इसके अलावा एक जो हेनरी किसिंगर थे, उन्होंने सीधा उनसे इंटरव्यू पूछा गया कि चाइना के दृष्टिकोण में आपका क्या राय है। तो उन्होंने सीधा बताया कि चाइना नो डाउट ग्लोबल पावर बनना चाहता है, बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अमेरिकी स्टाइल में बनना चाहता है। और ये उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि यूएस अभी भी सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, सैन्य और इकोनॉमी के रूप से। और जो यूएस और उसके इलाई हैं वे भी सब जानते हैं। तो ये चाइना के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, उन्होंने इस इंटरव्यू में सीधा कहा। जो प्रॉब्लम है, अब इसको जो है यूएस जो है चिकन खेल, एक गेम होता है, उसको लेकर के कह रहा है कि यह दैट गेम इज़ चिकन गेम। तो यह चिकन गेम खेल का नाम दे रहा है। अब आगे जो है क्या बात निकल कर के आ रही है कि जो कंट्री है वो सीधा जो प्रॉब्लम है, जो ओल्ड यूएस था, यानी कि जो ओल्ड यूएस इकोनॉमी के ऊपर जो कॉन्सेंसस होता था, जो एक तरीके से जो सहमति होती थी वो इकोनॉमी के क्षेत्र में होती थी। लेकिन जो न्यू पॉलिसी निकल कर के आ रही है वो भू राजनीति के संपर्क में निकल कर के आ रही है। भू राजनीति का मतलब कि जो, यानी कि कैसे एक तरीके से जो वर्ल्ड क्रम बन रहा है, वो वर्ल्ड क्रम कैसे, कौन सी कंट्री को हम साथ लेकर के चलें, कौन सी कंट्री को साथ लेकर के न चलें, इस सहमति पर आ रही है। और फिर इसके बाद ये भू राजनीति की अधिकता से ज़्यादा ग्रस्त है। यूएस क्या है? यूएस का जो डेमोक्रेटिक है, यानी कि यूएस के अंतर्गत जो 2 पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है। ये दोनों अपनी अपनी पॉलिसी में ही लेकर के उलझे हैं। एक जो डेमोक्रेटिक है वो इनकरेजिंग इंटाइटलमेंट्स को लेकर के बात करती है, और रिपब्लिक जो है टैक्स कट्स को लेकर के बात करती है, यानी कर में कटौती की बात करती है, और ये उद्यम को इनकरेजिंग करने की बात करती है। तो दो के दोनों अपनी जो फालतू पॉलिसीज़ हैं और जिसके द्वारा यूएस में परेशानी हो रही है उसी में लेकर के उलझे हुए हैं, और एक दूसरे पर तथाकथित आरोप जैसा लगाया जाता है वैसा लगा रहे हैं। इस दो के दोनों पार्टियों के द्वारा यूएस के अंदर एक तरीके से टॉक्सिक्स जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि एक जहरीली राजनीतिक वातावरण, वो पैदा कर दिया गया है। और दो के दोनों पार्टियां जो इसका प्रॉफिट है वो अपने आप को जो अधिक से अधिक चरमपंथी बनाने का जो वर्चस्व होता है वो लेकर के चल रही हैं। तो इस तरीके से जो यूएस की घटना है वो अगर देखा जाए तो ये दो के दोनों जो पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं कि दो के दोनों जो पार्टी हैं केवल और केवल चाइना पर अपनी जो सहमति है, अपनी जो एक तरीके से जो हर कंट्री करती है अपनी जो सहमति है वो सहमति केवल चीन के मुद्दे पर लेकर के आ रही हैं। अब बाइडेन चीन के प्रति जो बाइडेन का दृष्टिकोण है वो अपनी बारीकियों से परिचय देना चाहते हैं, और रिपब्लिकन हाक
ये चीन पर एक प्रवर समिति बनाए, जो यह प्रवर समिति जो है मार्च के फर्स्ट मीटिंग में लेकर के आई और उसने चाइना और जो अमेरिका है उसके मध्य जो कंपटीशन है उस पर अपना वक्तव्य दिया और सीधा कहा कि जो 21वीं शताब्दी में जीवन है वो कैसा दिखेगा, यह एक अस्तित्वगत संघर्ष है, यानी कि चाइना और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा है। अब आता है चीन के कूटनीतिक मुद्दा। चाइना जो है नो डाउट एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है और उसने आईपी को चुराया है और वह आगे भी ऐसा करता रहेगा, लेकिन उसका जो बहुत सीरियस जो मनी लगा है वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर्स में लगा हुआ है। इस तरीके से जो चाइना की जो कूटनीति है वो कूटनीति अपनी मुखर व्यवहार के कारण, यानी एक अग्रेसिव व्यवहार के चलते वह एक एक नहीं अधिक अनेक जो है विरोधी पैदा कर दिया है। कैसे? पूर्वी चाइना सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, लद्दाख में। तो इस तरीके से उसके जो है जो शत्रु होने चाहिए वो बहुत हैं, विरोध करने वाले। और जहाँ तक सुरक्षा की बात आती है, वैश्विक दृष्टिकोण को लेकर के बात आती है, वो ये है कि यूएस और चाइना दो के दोनों अगर कहीं सुरक्षा की प्राथमिकता आती है तो दो के दोनों जो है सबसे पहली बात सुरक्षा की करते हैं। लेकिन अगर इसमें यूएस कंपैरिजन चाइना को देखा जाए, यानी कि चाइना और यूएस का कंपैरिजन किया जाए कि सुरक्षा के मुद्दे पर, तो यूएस जो है अधिक दोषपूर्ण निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वैश्विक जो भू राजनीति है उससे निपटने में जो अमेरिका का राजनीति है, अमेरिका का जो रिकॉर्ड है वो ख़राब है। क्यों? क्योंकि यूएस अधिक स्मार्ट देश नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो विशाल संपत्ति है, शक्ति है, थिंक टैंक है, दूर दराज के देशों को देखने, उनकी संस्कृतियों को समझने के लिए मुश्किल बना देती हैं। यूएस की टेंडेंसी जो रही है वो यूएस की टेंडेंसी ये रही है कि पहले हम लड़ाई करेंगे, इसके बाद सवाल पूछेंगे। और यही इसकी जो टेंडेंसी है वो अफ़गानिस्तान में देखने को मिली, इराक में देखने को मिली, वियतनाम में मिल रही है। ये हालिया उदाहरण जो है दिखाते हैं। और हालिया जो उदाहरण है वो ये भी दिखाते हैं कि चीन के साथ भी ऐसा कुछ न कुछ हो सकता है। और अगर चीन के साथ हुआ तो अब राइटर खुलकर कह रहे हैं कि उसको भारत को क्या प्रॉफिट है भाई। चीन के साथ हो गया तो भारत को क्या मिलेगा। चाइना के साथ जो अमेरिका का अलगाव है निश्चित रूप से इंडिया के लिए एक भू राजनीतिक मूल्य को बढ़ावा देता है। भू राजनीतिक मूल्य का मतलब अगर चाइना और अमेरिका अलग रहेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका दिस इज़ अ बिग कंट्री और वह चाइना को कभी न कभी तो काउंटर अटैक करेगा ही करेगा और कभी न कभी उसको जो है हर समय प्रेशर करता रहेगा, तीखी आलोचना होती रहेगी वैश्विक मंचों पर। चाइना और यूएस की दुश्मनी जो है वो भारत के लिए तो लाभकारी हो सकती है, लेकिन इसका जो लॉन्ग इफेक्ट आएगा, अगर चाइना और यूएस आपस में लड़ करके टूट गए तो ये भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट लेकर के आएगा, विनाशकारी साबित होगा। और न्यू दिल्ली क्या है कि इन सब घटनाओं से वो अनभिज्ञ नहीं है। चाइना के साथ उसने सावधानीपूर्वक कदम रखा है और इसका जो एग्जाम्पल है वैश्विक स्तर पर हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे वैश्विक मंचों पर जा कर के बोलने की बात आती है तो भारत खुल करके चाइना के साथ संप्रभुता की बात करता है कि दोनों देश, हर देश को अपनी संप्रभुता की सीमा का ख्याल करना चाहिए। फिर चाहे वो लद्दाख के स्तर पर हो, चाहे एलएसी के स्तर पर हो, हर जगह ये इसी तरीके से अपनी बात लेकर के करता है इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल था ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको जो है चाइना, अमेरिका और इंडिया के पर्पज़ में था कि दोनों कैसे एक दूसरे से एक दूसरे में स्ट्रगल हो रहा है, कौन सी बात को लेकर के स्ट्रगल हो रहा है और क्या चुनौतियां हैं और इंडिया का उसमें क्या लाभ है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है वो मणिपुर की घटना से रिलेटेड है। मणिपुर की घटना में आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहे हैं और अभी कुछ दिन तक बंद था, फिर इसके बाद 2-3 सप्ताह बाद वो घटना फिर से निकल करके आई और चुराचंद और इम्फाल में लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा, लोग विस्थापन हो रहे हैं। और ये जो घटना थी वो 27 मार्च को जो हुई थी हाई कोर्ट के एक गलत आदेश के कारण हुई थी, जिसमें मेइती समुदाय को राज्य की एसटी में शामिल करने का आदेश दे दिया गया था, जिसके एवज में जो पहाड़ी घाटी के लोग होते हैं और जो तमाम जो इनके अगेंस्ट हैं वो इस विरोध में शामिल हो गए। और बीजेपी के जो एमएलए हैं और कुकी जोमी समुदाय ये एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। इसमें एक अलग घटना ही घट रही है और हिंसा, टकराव, पश्चिमी घाटी के संबंधों में गिरावट, कट्टरपंथी उपद्रव, विद्रोह, आगजनी, विस्थापन, ये सब राइटर कह रहे हैं कि ये सब को रोकने में जो सरकार है वो विफलता का प्रदर्शन किया।
अगर वो एक निष्पक्षपूर्ण तरीके से न्याय करती, निष्पक्षपूर्ण तरीके से घटनाओं को लेकर के चलती, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई भी घटना घटित ना होती और वो लेकर के आ जाती। फिर इसके बाद जो सरकार है वो तथाकथित उसमें कम काम नहीं की, जैसे अफीम विरोधी खेती अभियान कुकी-जोमी पहाड़ी निवासियों के खिलाफ एक चाल के रूप में देखा गया। सरकार द्वारा सीधा अफीम विरोधी खेती का अभियान चालू किया गया, जिसको कुकी-जोमी पहाड़ी जो निवासी थे वो अपने लिए वो एक चाल के रूप में देखने लगे इस अभियान को। और ईएसटी में शामिल करने की जो मांग थी, हाई कोर्ट का वो गलत आदेश। तो ये जो सब जो घटनाएं हैं ये मणिपुर में और तरीके से उग्रवाद को जन्म देने में कम नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि सरकार को करना क्या होगा, सरकार क्या करेगी। पहली चीज़ कि केंद्र के मदद से जो दंगा प्रभावित इलाके हैं, उन दंगा प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक और सैनिक जो दल हैं, जो गश्तें हैं, उनको बढ़ाया जाए। विस्थापितों को जो शहर से जो दंगा पीड़ित जो अपने घरों से विस्थापित हो चुके थे, उनकी घर वापसी की अनुमति बहुत सावधानी से सेना को दी जाए, उनको चेक करके उनके विस्थापित होने की योजना बनाई जाए। मणिपुर की जो जनता है वो उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह अपने नागरिकों को, मणिपुर को एक नागरिक चेतना बढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए, ताकि कोई अलगाववादी, कोई राष्ट्र विरोधी, कोई अंध राष्ट्र विरोधी इस तरीके से उनको जातीय जो साथ होता है उनको कोई बगला न सके, कोई अलग न कर सके, कोई एक अलग थलग करने की बात ना कर सके, और उनको जो है जातीय पहचान से ऊपर उठने की बात की गई। तो फ्रेंड्स, ये जो था आपका पूरा का पूरा आर्टिकल था और ये मणिपुर की घटना से रिलेटेड था। अब जो अगला आर्टिकल है वो अगला आर्टिकल थोड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और वो इम्पॉर्टेंट है अभी महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र में एक बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्रूरतापूर्ण घटना घटी, और वो घटना क्या है उसको अभी हम बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर पेज के दूसरे पेज में यहाँ पर लिखा गया है महाराष्ट्र हेल्थ इज ये वाला आर्टिकल, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे होंगे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज ए पब्लिक हेल्थ इशू। यहाँ पर अभी क्या हुआ पिछले दिनों कि महाराष्ट्र में एक 12 साल की बच्ची थी, और 12 साल की बच्ची को जो मासिक एमसी आता है, जो पीरियड्स आते हैं औरतों को, वो वहाँ पर उसके कपड़ों में आया, और वहाँ पर उसका जो भाई था वो इस घटना को गलत तरीके से देखा, और सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के उसने ये बात कही और उस लड़की को मार डाला। उसने इस घटना को एक गलत तरीके से समझ करके उस लड़की को मार डाला, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है, अपने आप में एक चिंता की बात है इस तरीके की घटना। तो ये जो राइटर कह रहे हैं कि इस तरीके की जो घटना है, नो डाउट इस पर सरकार को रोकने के लिए कोई न कोई प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी भी बनती है किसकी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पीरियड्स आते हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन जो औरतों को सामना करना पड़ता है शर्मनाक तरीके से, उनकी जो बाधाएं आती हैं वो ये सब, जैसे टॉयलेट का ना होना, बाहर ना निकल पाना, अन्य जो बाधाएं आती हैं, झिझक आता है जो कह नहीं पाती हैं, तो ये इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की घटनाएं भी इनके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। दूसरा कि ये जो अर्बन, ऐसा लगता है कि ये जो घटना हुई है अर्बन इलाके में, क्योंकि अर्बन इलाकों को मैक्सिमम माना जाता था कि अर्बन इलाके ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों से बेहतरीन ढंग पे हैं, लेकिन अर्बन इलाकों में इस तरीके की घटना घटना और अर्बन इलाकों में इस तरीके से घटना घटना अपने आप में एक तरीके से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा कि अब ये जो पीरियड को साफ़ सफाई के लेकर के बात करते हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, ये जो शहरों में कूड़ा उठाते हैं, पहली चीज़ कि जो 10 से 12 घंटे काम करते हैं, पहली चीज़ कि शहरों में भी हर जगह पर इसकी व्यवस्था नहीं है, कूड़ा करकट प्रबंधन की जो मैनेजमेंट है वो नहीं है, जो कूड़ा उठाते हैं उनके जो साफ़ सफाई करने का जो तरीका होता है वो ठीक नहीं है, जो नैपकिन को उसी हाथ से छूना, उसी हाथ से लेकर के जाना, एक तरीके से वो साफ़ सफाई के दायरे में नहीं आता है। और इंडिया हालांकि इस जो ये नैपकिन का मुद्दा है उसकी साफ़ सफाई को लेकर के है, वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा यहाँ के गवर्नमेंट ने कार्य किया है, और प्राइवेट सेक्टर भी, एनजीओ सेक्टर्स भी काम किए हैं, लेकिन
अभी भी जो इंडिया के रूरल जो पॉपुलेशंस है, जो और पॉपुलेशन से लार्ज पॉपुलेशन है, अभी इस दायरे में जो है वो उसको जो याद दिलाना चाहिए साफ़ सफाई को लेकर के, वो इस दायरे से बाहर है। तो इंडिया को जो है करना क्या है कि जो पुअर जो गरीब लोग हैं, जो साफ़ सफाई नहीं करते हैं, जो साफ़ सफाई करने के लिए उनको एक तरीके से अवेयरनेस करना चाहिए। जो जहाँ पर इस जो नैपकिन है, जो इससे संबंधित क्लॉथ होते हैं, उसका जो प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट जहाँ पर लिमिटेड रूप में पहुँच रहा है, जहाँ पर लैक है, इस तरीके से जहाँ पर पुअर टॉयलेट लैक है, वाटर फैसिलिटीज़ लैक है, जहाँ पर पैड्स की डिफ़िकल्टीज है, एक तरीके से पैड बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये सब जो बात है, इसमें अपनी जो पहुँच है उसको बढ़ाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी, दुकानों पर भी गवर्नमेंट तरीके से जो नैपकिन की बात आती है, जो मासिक पीरियड से संबंधित क्लॉथ होते हैं, जो दवाएं होती हैं, उसकी जो प्रेजेंटेशंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, जहां पर साफ़ सफाई खास करके टॉयलेट और इन सब की व्यवस्था नहीं है, उसको बढ़ाए गवर्नमेंट, उस पर अपना वर्क करे। दूसरा, हर जो एक तरीके से सामाजिक रूप में जो हार्मफुल सोशल है, जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जो बात कही जाती है निकल करके कि जो शर्माहक स्थिति है, उस पर जनता को अवेयरनेस करना होगा। और इसका जो एग्जाम्पल राइटर दे रहे हैं वो फीमेल फ्रेंडली कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट के रूप में दे रहे हैं। जैसे तेलंगाना और तमिलनाडु में पिंक टॉयलेट है, दिल्ली में जो है सेफ प्राइवेट है, क्लीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को किस किस मुद्दे पर अपना वर्क करना पड़ेगा। जैसे जो शहर में भी राइटर कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड स्लम होते हैं, यानी कि जो गंदी बस्तियां होती हैं उसमें वो लोग रजिस्टर्स नहीं हैं, और कैंपों में भी रजिस्टर्स लोग नहीं हैं अर्बन एरिया में। तो यहाँ पर राइटर का जो पूरा आर्टिकल में कहना है कि पहली चीज़ की गवर्नमेंट को हर वर्ग के मध्य एक तरीके से उनको अवेयरनेस कराना होगा। जो स्लम एरिया हैं, जहाँ पर इस तरीके से क्लॉथ अवेलेबल नहीं होते एमसी के, उसको अवेलेबल कराना होगा। और एक तरीके से जो साफ़ सफाई वाले कर्मचारी हैं, मज़दूर हैं, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, तो महिला मित्रवत समुदायों को जागरूक करना होगा ताकि वो इनको प्रशिक्षित कर सकें। तो ये बात पूरी की पूरी आर्टिकल में निकल करके आती है। अब यहाँ पर देखिए एक और आर्टिकल है, वो आर्टिकल है आज जो यूएस ये UN मिशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मिशन आता है, और शांतिपूर्वक जो शांति सेना के रूप में जो बात की जाती है, यूनाइटेड नेशन जो है 75वां एनिवर्सरी अभी बृहस्पतिवार को मनाया। अब उसमें क्या बात निकल करके आती है, इनका कहना है कि जो UN का शांति मिशन है, यानी कि जो शांति एक शांति की सेना का जो बात की जाती है कि शांति सेना UN भेजता है हर देशों में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये बात निकल करके आई कि जो 4000 से ज़्यादा लोग अपनी जो सुरक्षा होती है, सुरक्षा जो ड्यूटी होती है, उस पर अपनी जान गंवा चुके हैं। और यहाँ पर जो UN सिक्योरिटी है काउंसिल है, मई 1948 में वहाँ पर भारतीय सैनिकों को भेजा एक तरीके से पीस कीपिंग मिशन के लिए। और ये पूरा का पूरा जो डाटा है, वो चार्ट है, वो पूरा का पूरा दिखाता है कंट्री वाइज कि कैसे जो है कितने जो शांति सेवक हैं, जो शांति दूत हैं, वो कब कब कैसे कैसे मरे। जैसे यहाँ पर देखिए चार्ट फर्स्ट से, हु डाइड ड्यू टू मेलियस एक्ट्स ड्यूरिंग पीस कीपिंग मिशन। जैसे देखिए फ्रांस से 42, नाइजीरिया 44, घाना 53, इंडिया के सबसे ज़्यादा कितना 69। तो ये इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा ये जो है उसके जो सैनिक हैं, जो शांति सैनिक हैं, वो सबसे ज़्यादा डेथ हुए हैं। फिर चार्ट 2 इसी तरीके से यहाँ पर कंट्री वाइज नंबर ऑफ मिलिट्री पुलिस पर्सन को दिखा रहा है जो UN में पीस कीपिंग मिशंस के लिए करेंटली रूप में स्टाफ के रूप में है। जैसे ये इंडिया में कितना 6097। तो इसी तरीके से
ये पूरा का पूरा चार्ट जो है फ्रेंड्स ये दिखा रहा है यूएस सैनिकों के जो यूएन में शांति दूत जो बन करके आते हैं, जो शांति दूत सैनिक हैं उसके लिए। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, हालांकि इसमें केवल आंकड़े हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर एक न्यूज़, अब हम लोग चलते हैं न्यूज़ एनालिसिस पर, और वो न्यूज़ एनालिसिस क्या है आइए देखते हैं। ये देखिए इंडिया की न्यूज़ एनालिसिस की बात की जा रही है। इंडिया सीज रिडक्शंस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया सीज रिडक्शंस इन स्टंटिंग बट वेस्टिंग ऑफ कॉन्सर्न, यानी कि जो स्टंटिंग है इंडिया की, वो देखिए क्या कहा जा रहा है। ये यूनिसेफ की बात कही गई है। अभी क्या हुआ कि यूनिसेफ और WHO और वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा संयुक्त कुपोषण अनुमान जारी किया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई। और वो रिपोर्ट क्या है उसको हम लोग आइए देखते हैं। वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया में जो स्टंटिंग होता है, स्टैंड में, उसमें कमी आई है। और कमी आई है 2012 से लेकर के 22 तक 5 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके स्टंट में 1.6 करोड़ कम दर्ज किया गया। लेकिन जो अभी भी चिंता है वो वास्टिंग को लेकर के है। स्टंटिंग में जो 5 साल के कम बच्चे हैं 2012 में वो 41.6% थे, यानी कि 52 लाख थे। और जो 2022 में हैं उनकी संख्या घट करके 31.7% यानी 36 लाख हो गई है। और जो वैश्विक बर्डन के रूप में इंडिया का हिस्सा था वो 30% से घट करके 25% हो गई है। लेकिन वास्टिंग के रूप में 2022 में 18.7% है। ग्लोबल जो बर्डन है वो 49% बना हुआ है। मोटापा में 2012 में 2.2% है, 2022 में 2.8% है। 27.5 लाख से 31.8 लाख बढ़ करके आंकड़े हो गए। ग्लोबल में सहयोग जो इनका है भारत का वो 8.8% है। लेकिन इनका कहना है कि ये जो ग्लोबल आंकड़े हैं वो कम दिख रहे हैं मोटाई के परिप्रेक्ष्य में। अब यही बात यहाँ पर ये देखिए कोई ये बात आ रही है कि मोटापे को लेकर के जो वेट है उसको लेकर के वैश्विक स्तर में कोई ज़्यादा रिफॉर्म नहीं हुआ है, ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। और जो इनका जो गिरावट है 5.5% से लेकर के 5.6% से हैं। और जो ग्लोबल गिरावट आनी चाहिए वो 2022 में 6.8% है। तो इस तरीके से कोई भी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। फिर यहाँ पर देखिए हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है भारत में, फैमिली हेल्थ सर्वे की 2019 से लेकर के 2021 तक, वो डाटा जो दिखा रही है रोकने के लिए 35.5%, उसके विरुद्ध में जो 2016 में जो चौथी रिपोर्ट आई थी हेल्थ सर्वे की वो 38% थी। और 2006 में 48% थी। लेकिन 2019-21 में 35.5% है। इस तरीके से यह पहली बार जो रिपोर्ट आई है, यह जो साउथ एशिया में जो रिपोर्ट में सुधार दिख रहा है, पहली बार ऐसा है कि साउथ एशिया में कुछ उसमें सुधार हुआ है। जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया का वो 29 से घट कर के 24 आ गई है। और जो 5वीं रिपोर्ट है वो दिखा रही है कि जो अंडर वेट चिल्ड्रेन होते हैं वो उसमें स्टंटिंग को लेकर के उसमें सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी जो एनीमिया होती है उसमें चिंता का विषय है। और इसमें ये रिपोर्ट दिखा रही है कि जो हेल्थ सर्विस होता है, फैमिली प्लानिंग होती है, एंटी नाइटल केयर होता है, और ये सब जो यानी कि जो स्तनपान होता है उन सब में सुधार हुआ है। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट है, नो डाउट उसका आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, उसमें जो ये सब सुधार हुआ है। और यहाँ पर एक देखिए एक और आर्टिकल है। वो आर्टिकल क्या है? वो आर्टिकल है डेंगू को लेकर के। जो डेंगू हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम प्रीवियस, यहाँ पर डेंगू के विषय में जो कहा गया है कि डेंगू इस समय जो 2001 में जो 8 राज्यों में था, 2022 में पूरे के पूरे लगभग कंट्री में
यह पूरा का पूरा कंट्री कवर कर रहा है। और इस तरीके से इसके जो योगदान है, यानी कि ये क्यों कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन और एक तरीके से साफ़ सफाई का ना होना इसके बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। और यहाँ पर जो हिम्मत सिंह जी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो बढ़ रहे हैं, पहली चीज़ कि हैबिट को लेकर के, यानी कि गंदे आवास को लेकर के, उसमें रहना, उसमें इनके अंडे देना, 1 साल से ज़्यादा उनका निवास, बैड इन्वायरमेंट, साफ़ सफाई का ना होना, सप्लाई, पुअर वेस्टेज मैनेजमेंट, इन सब के चलते इनका जो बढ़ने का आकार है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और अभी डेंगू को लेकर के कोई रोकने के ठोस उपाय सरकार के द्वारा या इनके द्वारा नहीं किए गए हैं और इसको किया जाना चाहिए। एक और न्यूज़ निकल कर के यहाँ पर आई है कि आज जो इसरो है वो इसरो जो है लॉन्च करेगा नेविगेशन सैटेलाइट को, GSLV को सुबह 7:30 बजे ये लेकर के लॉन्च करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कारनामा किया, और वो कारनामा क्या है कि संसद भवन का उद्घाटन। इंडिया, यहाँ पर देखिए, इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था। और इसको बवाल क्यों हुआ था? क्योंकि इस पर विपक्षी पार्टियां बायकॉट कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था विपक्षी पार्टियों को। देखिए, मुद्दा जो होता है, विरोध का मुद्दा जो होता है वो ठीक है, विरोध का मुद्दा आपस में होता है, वो सब बात समझ में आती है। विरोध आप करिए, मुद्दे पर करिए, विरोध ढंग से करिए, चिल्ला करके करिए, वो बात समझ में आती है। लेकिन संसद भवन जो कि एक तरीके से पूरे देश की जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ पर इस तरीके से विपक्ष का बायकॉट करना एक ठीक बात नहीं है। मेरे भी दृष्टिकोण से, हर किसी के दृष्टिकोण से विरोध हो सकता है, नो डाउट, लोकतंत्र विरोध पर ही डिपेंडेंट रहता है, लेकिन इस तरीके से बायकॉट करना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें, और नए संसद भवन बनना भी पर्याय था, क्योंकि जो पुराना संसद है उसमें भारत की जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जो है पुराने जनसंख्या के लिए वहाँ पर सांसद जो थे उसको बैठने के लिए स्थान ज़्यादा नहीं थे। तो नए संसद भवन में जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं, राज्यसभा की सीटें हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं, और दोनों जो है बढ़ा करके लगभग 12 साढ़े 1200 के आसपास, 1280 ऐसे कुछ आसपास वहाँ पर सीटें की गई हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि जनता का बढ़ना, जनता पर सांसद, एक जो आंकड़े आते हैं कि इतने जनता पर इतने सांसद होने चाहिए, तो उस तरीके से नए सांसदों में जब वृद्धि होगी तो उसके लिए एक अलग भवन चाहिए था, तो ठीक बात है, वहाँ पर बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ पर एक सिंगोल, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक सिंगोल लगाया गया है, और उस सिंगोल, जैसा कि वो स्पीच दे रहे थे, वो सिंगोल जो है एक तरीके से राज्य जो अपनी कर्तव्य निष्ठता है, यानी कि जो नेशन है अपनी कर्तव्य निष्ठता के पथ पर आगे चले और कल्याण करे, इसका ये सिंबल है। और यह चोल वंश के शासकों के द्वारा दिया जाता था। ये भी एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो इंडिया का पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट है। अब इसके अवसर पर एक नया सिक्का भी जारी किया गया 75 का, उसमें 4 धातुएँ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत को एक नया पार्लियामेंट मिला है, उसका पूरा तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का न्यूज़ और आर्टिकल एनालिसिस था, और आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और हम लोग कल मिलते हैं एक नए न्यूज़ आर्टिकल और एडिटोरियल आर्टिकल पर। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।